हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग पढ़ रहे होंगे। आप लोगों के लिए मैं इंटरमीडिएट के लिए मैं इशू ऑफ शेयर, देखिए यह जो है आपके चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई, तो अदर बोर्ड जितने भी हैं सबके लिए यह इंटरमीडिएट 12th कॉमर्स में सभी सिलेबस में शेयर्स है, इशू ऑफ शेयर्स है। मैंने इसके पहले कुछ दिन पहले मैंने एक कंपनी अकाउंट्स करके मैंने एक वीडियो आपके सेंड की है, जो हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके साथ ही मैं इसको अटैच करूँगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके आप फाइल में देख लीजिएगा। कंपनी अकाउंट्स के बारे में मैंने वहाँ पे लेक्चर दिया था कि कंपनी होती क्या है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, कंपनी की क्या विशेषता होती है, कंपनी में कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं, दोनों में अंतर क्या होते हैं, क्या ऐसे विशेषता कंपनी में है कि जो एकाकी व्यापार व साझेदारी, एकाकी व्यापार वो क्या है, साझेदारी, सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, इन दोनों में कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस थे, दोष थे, डिमेरिट्स थी। तभी हम उसमें बताए हैं कंपनी अकाउंट्स में कि कंपनी का निर्माण हो। और मैं आज फिर आपको बता दे रहा हूँ कि एकाकी व्यापार में क्या होता था, एक व्यक्ति होता था, पूरा पूंजी वही लगाता था, जोखिम वही सहता था, उसके दायित्व तो क्या थे, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब जिसके दायित्व तो निश्चित न हो, कितना वो उसका दायित्व तो बनेगा वो निश्चित न हो समापन पर। साझेदारी में भी दो मैक्सिमम पहले 100 थे, अब 50 कर दिए गए हैं। तो अब संशोधन करके कंपनी एक्ट 2013 में इसके सदस्यों की संख्या का निर्धारण कंपनी एक्ट द्वारा होता है। तो इसमें भी क्या थे, इसमें ठीक है, इसमें एक व्यक्ति था, लेकिन इसमें 2 से 50 के बीच में लोग थे। उसमें भी लोगों ने पूंजी लगाया, लेकिन दायित्व तो उनका क्या है, उनका भी दायित्व क्या हो गया, अनलिमिटेड। भारत में लिमिटेड लायबिलिटीज़ का प्रयोग बहुत कम है। अभी 2008 में उसके एक्ट पारित हुए हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता बहुत कम है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड, असीमित दायित्व वाली साझेदारी का ही प्रयोग होता है। तो इन दोनों में दोष आने, यहाँ पे जो संख्या भी सीमित थी, पैसा भी लोग सीमित, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जिसके दायित्वों का समापन पे कितने दायित्व बनेंगे यह निश्चित नहीं था। तो इनमें एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स था। फिर कंपनी का मैंने उसमें इतिहास बताया सब कुछ। अभी हमारे इसके पहले कंपनी एक्ट 1956 चल रहा था, इसमें कई बार अमेंडमेंट किया गया, कई बार अमेंडमेंट हम लोगों ने जब पढ़ा, कई बार अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। जैसे संविधान में संशोधन होता है, ज़रूरत पड़ने पे उसको उसमें सुधार किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी एक्ट 2013 पारित किया, एकदम न्यू कंपनी एक्ट, संशोधन नहीं हुआ, नए कंपनी एक्ट जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2014 से भारत में। और 2014 से लागू होने के बाद भी भारत में इसके बाद कई बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। तो नया कंपनी एक्ट बनने से बहुत चीज़ें परिवर्तित आई, यह आपको कंपनी एक्ट में पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं थ्योरेटिकल आपको बता दूंगा कि जहां 2013 के कंपनी एक्ट में एक व्यक्ति की भी कंपनी का निर्माण की बात कही गई है, उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, कुछ हैं। तो कंपनी में हम मेन कंपनी में आते हैं। कंपनी हम जानते हैं संख्या के आधार पे कंपनी 2 प्रकार की होती है, नंबर के आधार पे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होती जाए। अब कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, एक कंपनी में क्या होता है, सीमित दायित्व होता है, उसकी एक सार्वमुद्रा होती है, परपेचुअल, शाश्वत वो चलती है, ठीक है। जहाँ एकाकी व्यापार और साझेदारी में, एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति मर गया, दिवालिया हो गया तो व्यवसाय समाप्त हो गया। साझेदारी में साझेदारी समाप्त हो जाती है, कुछ कंडीशन में साझेदारी समाप्त होती, फर्म रहती है, कुछ कंडीशन में फर्म भी समाप्त हो जाती है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में किसी उसके जो सदस्य होते हैं उनके मरने, आने जाने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पे कंपनी के अस्तित्व पे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी इज द आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल है, एक खुद एक पर्सन के रूप में काम करता है, एक खुद एक पर्सन है। जैसे मैं एक पर्सन हूं, मैं तो प्राकृतिक हूं, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। कोई दूसरा आदमी मर जाएगा तो मेरे अस्तित्व पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं तो जिंदा रहूंगा। उसी तरह कंपनी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके जो सदस्य हैं ये पृथक अस्तित्व होता है,
शाश्वत उत्तराधिकार होता है, सार्वमुद्रा होती है, सीमित दायित्व होते हैं। तो कंपनी क्या है, एक फिक्स है। अब जैसे सीमित दायित्व, इसके जो सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं सीमित दायित्व होते हैं, जहां एकाकी व्यापार और साझेदारी में असीमित दायित्व होते हैं। सीमित दायित्व, सीमित दायित्व क्या होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज, एक सदस्य द्वारा लिए गए अंशों की राशि तक ही वह राशि वापस है। सीमित दायित्व का मतलब जो वह दायित्व जो निश्चित हो, वह सीमित दायित्व, वह दायित्व जो निश्चित नहीं हो सीमित दायित्व। तो सीमित दायित्व होने से जो सदस्य रहते हैं उन पे लायबिलिटी जो क्लियर, पहले से क्लियर रहती है कि कितना उनकी लायबिलिटीज बनेगी। जैसे एक व्यक्ति 10 रुपये के 1000 शेयर्स लिए, तो 1000 गुणे 10 तो 10,000 रुपया ही वो कंपनी की दोगे। अगर मान लीजिए 6000 उन्होंने पेड कर दिया है, आगे बताएंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, तो आगे वो कितना पेड करेंगे, 4000, कंपनी उनसे केवल 4000 ही लेगी। यह होता है सीमित दायित्व, सदस्यों द्वारा या अंशधारियों द्वारा लिए गए अंशों की राशि तक उनके दायित्व सीमित होते हैं। तो कंपनी में ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से कंपनी का एक परपेचुअल बनी रहती है। सीमित दायित्व की वजह से लोग उसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है, और उसकी एक सार्वमुद्रा होती है क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब वहीं पे एकाकी व्यापार में तो रजिस्ट्रेशन और साझेदारी में दोनों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, अनिवार्य है। कंपनी क्या है, एक वैधानिक संस्था, एक समामेलित संस्था बोलते हैं, समामेलित संस्था में एक कंपनी एक वैधानिकता के द्वारा एक प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में जन्म लेती है। किस व्यक्ति के रूप में लेती है, प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में ये जन्म लेती है, इसलिए इसका अस्तित्व रहता है। इसलिए इतना डिफरेंसेज है, ये इसके शेयर हस्तांतरणी है। वहीं पे एकाकी व्यापार और साझेदारी में हम देखते हैं, एकाकी व्यापार में जहां एक व्यक्ति होता है, साझेदारी में हम देखते हैं 2 या 2 से अधिक लोग हैं। अगर किसी साझेदार का प्रवेश हो गया या अवकाश हो गया या मृत्यु हो गई तो साझेदारी विघटित हो जाती है। तब फिर से हमको क्या क्या बनाना पड़ता है, फिर से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे, फिर से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, कैपिटल्स अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, फिर न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। इतनी प्रक्रिया चेंज करनी पड़ती है पार्टनरशिप में। कोई नया पार्टनर्स आ गया या कोई अवकाश ग्रहण किया या किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में कोई भी सदस्य आए, कंपनी के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं है। लेखांकन और डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि हस्तांतरणीय शेयर होते हैं पब्लिक कंपनी के, वो किसी को बेच देंगे, उससे कंपनी के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा लेखांकन करने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि साझेदारी में होती है। इसलिए कुल मिला के कंपनी एक अच्छी मानी जाती है। बड़ी पूंजी का निर्धारण होता है, सीमित दायित्व की वजह से लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो कंपनी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब मेन हम थोड़ा सा उसके हिस्ट्री के बारे में बताएं, और आप कंपनी अकाउंट्स में जाइएगा। शेयर वहाँ पढ़ाए गए हैं, 2 प्रकार के शेयर होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस, दोनों के बारे में अंतर। टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में आपको पढ़ाया गया है, अथॉराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, कई कितने प्रकार के कैपिटल्स होते हैं वहाँ आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट बताया गया होगा, ठीक है। अब हम मेन आते हैं इशू ऑफ शेयर। कंपनी जब बनती है, निर्माण होता है, तो इसको क्या चाहिए, कैपिटल। किसी भी व्यवसाय का अस्तित्व उसके कैपिटल का मतलब जो उसकी पैसा आएगा या कैश के रूप में या सेट्स के रूप में कोई भी चीज़ कंपनी में आएगी तभी चलेगी। जैसे आप एकाकी व्यापार में सोल ट्रेडर में आप पैसा आता तो एंट्री क्या करते थे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपने एंट्री किया है 11th में, आप देखें कितना ईजी है। अब कोई पार्टनर्स में आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल आती है, बिना पैसा आए ये फ्लो हुए कैसे व्यवसाय चलेगा। तो उसी तरह कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चलने के लिए पैसा चाहिए, असेट्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करिए, कैपिटल। तो कैपिटल क्या करती है कंपनी, अपने प्रविरण के माध्यम से वह शेयर के रूप में पैसा लेती है। किसके रूप में पैसा लेती है, शेयर के रूप में, क्योंकि फिक्स नहीं रहते हैं कि उसके सदस्य कौन है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम असीमित सदस्य हो सकते हैं। प्राइवेट में जहां 2 और 50 था, वहीं 1956 में, वहीं 1913 एक्ट में उसकी संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई, 2। प्राइवेट कंपनी में 2 और 200, मैक्सिमम 200, लेकिन पब्लिक कंपनी में सदस्यों की संख्या असीमित होती है। तो उसी क्रम में हम आपको ये बताना चाहते हैं, अपने अंशों को निर्गमन करती है पैसे के लिए, और उसको पता नहीं रहता कि कौन कौन से लोग अंश लेंगे।
जनता में निर्गमन करती है, पब्लिक इश्यू करती है। यहाँ पे जो भी अधिकतर हम बात करेंगे जनता में निर्गमन, पब्लिक कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी जनता में अंशों को निर्गमन करती है, कंपनी ने जनता में अंशों को निर्गमन किया। निर्गमन का मतलब खरीदने के लिए आमंत्रण दिया, इन्वाइटेशन दिया, इन्वाइट किया, जो भी उसके वैल्यू थे जनता में, पब्लिक में इन्वाइट दिया। अब कंपनी को ये नहीं पता है कि कौन कौन से लोग शेयर खरीदेंगे, ठीक है। तो बाद में जो लोग शेयर खरीदते हैं, जिस अनुपात में, जिस रेशियो में लोग शेयर खरीदते हैं, उसी का ओनरशिप उनको मिल जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे मान ली कंपनी ने 10,000 शेयर्स, एक शेयर 100 रुपये का निर्गमन किया और यहाँ पे कई लोग हैं, ए बी सी, कई लोगों ने शेयर खरीदा। मान लीजिए ए ने मान लीजिए 500 शेयर्स खरीदे। ए ने कितना शेयर्स खरीदा? 500 शेयर खरीदा। तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि 10,000 में ए ने कितना खरीदा? 500। तो ए का जो पार्ट है, कितना भाग का वो पार्ट है? 500 शेयर्स खरीदे। कितने में शेयर खरीदे? कितने टोटल शेयर? 10,000 में 1/20, मतलब पूरी कंपनी में उसका हिस्सा कितना बना? 1/20। अर्थात कंपनी जो लाभ कमाएगी, जो संचय होगा, जो भी लाभांश, वह उसका कितना पाएगा? 1/20, उसका वही हिस्सा होता, पार्ट होता। अर्थात जो सदस्य पूरे अंशों के जितने भाग का अंश खरीदते हैं, वह उतने के उस कंपनी में क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, उतने का लाभ लेते हैं, लाभांश लेते हैं, उनमें हिस्सेदारी रहती है, वोटिंग करते हैं उतने हिस्से के लिए। ये आप समझ गए होंगे। तो कंपनी इस तरह से इश्यू करती है, जब लोग शेयर खरीदते हैं तो कंपनी को पता चल जाता है कौन कौन से लोग हमारे अंशधारी हैं। कंपनी उस पूंजी पैसा पाती है अंशों के रूप में, उस पैसे से कंपनी एसेट्स खरीदी है। पैसे का बहुत से काम होते हैं, कंपनी रन करती है। जो भी कंपनी जिस टाइप्स की है, वो अपना रॉ मटेरियल खरीदती है, प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, पूरे अपने कार्य को करती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसके लिए। तो कंपनी क्या करती है? जब पहली बार जनता में, जब जनता में वो अंशों को निर्गमन करती है प्रविरण के माध्यम से, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक बाजार। नोट कर लीजिएगा, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम नव निर्गमन बाजार भी कहते हैं। कौन सा बाजार कहते हैं? नव निर्गमन बाजार, प्राइमरी मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप कुछ क्लास करने जाएंगे कहीं पे, क्लासेस आप पूरा एक कंपैरिजन कर लीजिएगा। जब आप क्लासेस करने जाएंगे तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इश्यू आप शेयर में आप जाएंगे, तुरंत क्या करते हैं लोग कि चलिए क्वेश्चंस लगाइए। एक कंपनी इश्यूड इतना 10,000 शेयर्स फॉर द ईच एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, दुनिया भर के मतलब, और आप एंट्री करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सवाल लगाना जरूरी है, और हमारे एक स्टूडेंट के रूप में आपका टारगेट ज़्यादातर होता है क्वेश्चंस को लगाना, ठीक है। आप ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो क्वेश्चन धीरे धीरे आप, अगर कॉन्सेप्ट है ठीक है, नहीं तो आप धीरे धीरे आपका माइंड सेटअप हो जाता है और कहीं ना कहीं आप उसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि हाँ ये एंट्री डेबिट होगी, ये क्रेडिट होगी, एंट्री होगी, ठीक है। आप कुछ समय के लिए क्वेश्चंस लगा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप असफल हो जाते हैं। और जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, अभी तो आप बच्चे हैं तो आगे कॉमर्स के कई ठो कंपटीशन है, जब आप बैठते हैं तो आपके सवालों के अलावा छोटी छोटी बातें पूछ दी जाती हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस क्लास में आप देखें कि एकाकी व्यापार और साझेदारी में क्या ऐसे डिमेरिट्स आ गई कि कंपनी का, और कंपनी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एकाकी व्यापार और साझेदारी से अलग करती है। कंपनी एक बड़े रूप धारण कर लेती है, कंपनी में बहुत हज़ारों लोग पैसा लगाते हैं, कंपनी कंटिन्यूसली चलती है, किसी के मरने आने जाने, किसी भी सदस्य के दिवालिया होने पर कंपनी का अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि वहीं साझेदारी और एकाकी व्यापार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो आप इसके बारे में कॉन्सेप्ट आप समझिए कि क्या होता है, क्यों फॉर्मेशन किया गया कंपनी। अब देखिए, कंपनी एक्ट में बहुत सी चीज़ें बदली गई है, लेकिन हम मेन टारगेट पे आते हैं, सवालों पे आपके लिए चलते हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट की चर्चा करना वो आपके सिलेबस में इंटरमीडिएट में अभी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं प्राइमरी मार्केट, इसको नव निर्गमन बाजार कहते हैं। याद रहे, कंपनी जब पहली बार जनता में अंशों को निर्गमन करती है, पहली बार अर्थात जब जनता में अंशों को निर्गमन करती है, थोड़े थोड़े अंश बार बार वो निर्गमन करती, तो उसको प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार करते हैं। वही अंश जब स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाते हैं बाद में, तो वहाँ से जब क्रय विक्रय होता है तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। अर्थात स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अंशों, ऋण पत्रों, बांडों का क्रय विक्रय द्वितीयक बाजार बोला जाता है। और कंपनी से जब कोई खरीदता है तो कंपनी जब निर्गमन करती है तो उसको बोलते हैं प्राथमिक बाजार या नव निर्गमन बाजार कहते हैं,
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आज हम क्वेश्चंस लगाएंगे। इश्यू ऑफ शेयर के बारे में बात करेंगे। शेयर दो प्रकार के होते हैं, प्रीवियस वीडियो में आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, पूरी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ बताई गई है। शेयर्स के बारे में, शेयर क्यों इश्यू किया जाता है? लोग खरीदें, सदस्य बने और पैसा दें कंपनी को। कंपनी उस पैसे का यूज़ करेगी व्यवसाय को चलाने के लिए, प्रोडक्शन जिस तरह की कंपनी अपना कार्य करेगी। इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। और हम एक चीज़ आपको बताए हैं कि पार्षद सीमा नियम में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक वाक्य होता है पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य में वहाँ पूंजी का एक वर्णन होता है, उसको बोलते हैं अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, वहाँ ज़रूर देखिएगा। वह पूंजी जिससे अधिक कंपनी निर्गमन नहीं करेगी, पहले से फिक्स हो, वो निर्गमन नहीं है, वो निर्गमन नहीं करेगी। अगर आपसे पूछ दिया अधिकृत पूंजी पंजीकृत पूंजी किस वाक्य में वर्णित होता? पूंजी वाक्य में, पार्षद सीमा नियम के वाक्य में। इस तरह से कंपटीशन में पूछता है कि पूंजी वाक्य में कौन सी पूंजी का वर्णन होता है, तो आप लिखेंगे उसमें देख ऑप्शन दे दिया अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी, तो आप मारेंगे अधिकृत पूंजी, दोनों में एक ऑप्शन दिया है। तो कंपनी पहले से निर्धारित, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक अभी मैंने 100 रुपये, कंपनी ने कहा 100 रुपये के हम फ्यूचर में 1 लाख शेयर इशू करेंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे। कितने इशू करेंगे? 1 लाख इक्विटी शेयर फिक्स कर दिया, ये मैक्सिमम, तो इसको बोलते हैं अधिकृत पूंजी। अब इसी में से कंपनी ने पहली बार 10,000 इशू किया, 10,000 इशू मार्केट में किया, तो ये निर्गमन बोलते हैं। हमको जो रोज नामचा करना है या जर्नल एंट्री की जो प्रोसीजिंग करनी है, इस पे नहीं करना है, इस पे करना, जो निर्गमन होता है। अगर आपको अधिकृत पूंजी दिया हो, पंजीकृत पूंजी दिया है कितना है, तो उससे कुछ नहीं, मतलब वो टोटल की बात कर रहा है। ये निर्गमन वाले करते हैं। 10,000 कर देगा तो 1 लाख में से 10,000 उसने इश्यू कर दिया, तो बचा कितना? 90,000 इन फ्यूचर। फिर उसमें से 90 में से धीरे धीरे 1 लाख से इश्यू करेगा। हाँ, आपके दिमाग में ये बात आ रही क्या फ्यूचर में कंपनी इसको बदल नहीं सकती है, इससे ज़्यादा पूंजी जरूरत पड़ जाए? तो बदल सकती है, विशेष प्रस्ताव पारित करके, अनुमोदन लेके। तो कंपनी की कंडीशंस होती है, टर्म एंड कंडीशन, उसको इन फ्यूचर में वो चेंज कर सकती है, जो कि मुश्किल है। उसके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन नहीं करते, बस आप जानिए कि यह अधिकृत पूंजी होती है। जो निर्गमन करती है उसी से हमको जर्नल एंट्री करना है। किससे करना है? जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। और अंशों में जनता के निर्गमन करने के लिए कंपनी क्या इशू करती है? प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टस से लोग अपना उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं, फिर कंपनी को शेयर्स को खरीदते हैं। तो कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो वह देखिए, ध्यान से देखिए, तो उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ध्यान से देखिए। सममूल्य जब निर्गमन करती है, जो अंशों का निर्गमन होता है, अंशों का निर्गमन मतलब मार्केट में बेचना, मार्केट में खरीदने के लिए आमंत्रण। सममूल्य प्रीमियम पर या छूट पर। तो आप सम मूल्य का मतलब क्या है? अभी मैंने कहा कि 100 रुपये के 1 शेयर है, कुल शेयर कितना कंपनी ने निर्गमन किया? निर्गमन की बात कर रहा हूँ, 10,000 शेयर्स उसने इशू किया। और मान लीजिए 100 रुपये के 1 शेयर है, तो उसको 100 पे ही निर्गमन करना, उसको सम मूल्य बोलते हैं, एट पार। और इससे अधिक पे निर्गमन करना, 100 से अधिक, 110, 120, 130, इससे ज़्यादा, इसका कोई लिमिट नहीं, तो इसको बोलते हैं एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। ये कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ है, कैपिटल प्रॉफिट्स हो जाती है। और छूट पे निर्गमन, जितने का अंश है उससे कम पे निर्गमन करना। 100 का है तो 100 पे कम है। तो पहले कंपनी एक्ट 1956 में कहा गया था कि 10%, जितना एक अंश का मूल्य 10% से ज़्यादा छूट नहीं दी सकती। 100 का 10%, 10 घटा देंगे, 90 से 100 के बीच में। लेकिन कंपनी, ध्यान से देखिए, कंपनी एक्ट 2013 में छूट, सामान्य छूट, असामान्य जनता को कंपनी अंशों का निर्गमन छूट पर नहीं करेगी, डिस्काउंट पर नहीं करेगी, इससे कम पे नहीं करेगी। पहले था 1900 कंपनी एक्ट 1956 में मैक्सिमम 10% था। मैक्सिमम कितने परसेंट था? 10% था, लेकिन अब नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन में कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 की हम बात करें, सेक्शन 52 में ये कहता है, 52 में तो छूट की बात की गई है। फिर वहीं पे अगर 54 की हम बात करें, जिसमें श्वेत अंश की बात करता है, श्वेत शेयर, जिसको हम परिश्रम शेयर बोलते हैं, श्वेत
SWH श्वेत अंश की हम बात करते हैं तो श्वेत अंश जो होता है वर्तमान कर्मचारियों या अधिकारियों को, जो कंपनी के कर्मचारियों अधिकारियों को निर्गमित किए जाते हैं उनको श्वेत शेयर बोलते हैं। श्वेत शेयर छूट पे हो सकते हैं, लेकिन सामान्य जनता के लिए छूट पर अंशों का निर्गमन नहीं किया जा, श्वेत अंश का किया जा सकता है। छूट के लिए 52 आर्टिकल है, 54 के लिए श्वेत शेयर है। सेक्शन, आर्टिकल संविधान में यूज होता है, सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 54 के अंदर श्वेत अंश का, धारा 54 के अंदर श्वेत अंश पे छूट कंपनी दे सकती है, सामान्य जनता में नहीं होती। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ अगर पढ़ाऊंगा तो ये दोनों तो पढ़ाया जाएगा, इसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको लगा दिए जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि श्वेत शेयर कर्मचारियों को छूट पे निर्गमन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ गया कि किस प्रकार कंपनी एक्ट 13 में किस प्रकार का अंश कंपनी में जनता में निर्गमन नहीं होता, तो छूट पर नहीं होता। पहले होता था 1956 में, वो भी मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दिया जाता था, लेकिन अब नहीं होता। इस चीज़ का आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। किस पे है? सम मूल्य पे अंशों का निर्गमन, सम मूल्य पे। चलिए, हम यहाँ पे एक क्वेश्चंस लिए हैं। इस स्वैप शेयर का पहला हमने अभी बताया कि एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे बहुत आम पब्लिक में यूज़ नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से हम आपको बाद में बता देंगे। हम यहाँ पे लिए एट पार मतलब जितने का अंश है उतने पे ही निर्गमन किया गया। आपको ये पता है कि कंपनी क्या करती है? कम अंशों के निर्गमन के लिए प्रॉस्पेक्टस करती है। क्या करती है? इश्यू प्रॉस्पेक्टस करती है, ठीक है। फिर आप एप्लीकेशन आता है, फिर कंपनी थर्ड लेवल पे लोगों को अलॉटमेंट करती है, फिर आगे के कॉल्स को मांगती है। ये क्रम होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आवेदन प्राप्त होना, अलॉटमेंट करना, फिर कॉल्स करना, मांगना, तो ये होता है क्रम। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो अंश का जो मूल्य रहता है, जो भी सम मूल्य है, उसको प्रीमियम है या डिस्काउंट का जो भी उसका मूल्य होगा, तो उसको कई किस्तों में, कई पार्टों में बांट के कंपनी मांगती है। क्यों मांगती है? कि जिससे अंशधारियों को पैसा देने में आसानी हो। एक साथ भी मांग सकती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे कि पूरा पैसा जितने का पर अंश है, पूरे एक किस्त एक ही बार में मांग ली गई, ठीक है। उसके बारे में आपको प्रैक्टिस है, लेकिन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जनरल एंट्री इस पे बनती है, मेन ये होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो जब कंपनी मांगती है, कंपनी है, ध्यान से देखिए, इस जनता में निर्गमन किया, पब्लिक में, प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से, और तो कंपनी ने कहा कि भाई उसकी कंडीशन रहेगी, पेपर या प्रॉस्पेक्टस को लोग पढ़ें या जैसे भी है, तो लोग कंपनी के लिए फिर अंश खरीदने के लिए क्या करेंगे? आवेदन करेंगे। आवेदन, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन देंगे। जैसे अभी किसी कॉलेज का फॉर्म निकलता है तो आप एप्लीकेशन भरते हैं। कोई भी प्रक्रिया आप देखते हैं, कहीं से आपको पता चलता ऑनलाइन, पेपर या जैसे भी, आप उसके लिए क्या भरते हैं? आवेदन। उसी तरह कंपनी में अंश खरीदने के लिए पब्लिक, जिसको जितना खरीदना है वो क्या देता? आवेदन देता। तो कंपनी में ध्यान से सुनिए, जब कंपनी में आवेदन लोग देते हैं, जब तक आवेदन नहीं आता तब तक कंपनी को यह पता नहीं होता है कि कौन कौन से लोग हमारे अंश को खरीद रहे हैं। क्लियर ही नहीं? हम मार्केट में इश्यू किए, कौन खरीदेगा? नहीं। लेकिन जब लोग आवेदन करेंगे, आवेदन मतलब जिसमें एक फार्म होता है, फार्म के डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होता है, पूरे उसके साथ मांगा जाता, लगाया जाए, इसके जब आवेदन हो जाता तो कंपनी को ये पता चल जाता है कि कौन कौन से लोग अब हमारे अंश कितने कितने खरीदे। तो कंपनी को अंशधारियों के बारे में पता कब चलता है? जब लोग आवेदन कर देते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जब कंपनी के जो अंश रहते हैं उसको कंपनी क्या करती है? छोटे छोटे पार्टों में बांटती है। तो पहले पार्ट को आवेदन, एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरे पार्ट को अलॉटमेंट बोलते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। फिर अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल बोलते हैं, फिर सेकंड कॉल बोलते हैं, जितने तक वो मांगे, फिर थर्ड कॉल बोलते हैं। इस तरह कॉल होती चली जाती है। तो आप देखते हैं ज़्यादातर क्वेश्चनों में यहीं तक होता है या यहीं तक होता है, आगे के भी हो सकते हैं। तो आवेदन, मैं आवेदन की बात यही कर रहा हूं। जब कंपनी को क्लियर हो गया कि कौन कौन से लोग आवेदन करेंगे, ध्यान से देखिए, कंपनी में जब क्लियर हो गया कि कौन कौन से लोग आवेदन करेंगे, पता चल गया कंपनी कि ये लोग आवेदन इतने इतने अंशों का किए हैं। अब कंपनी क्या करेगी? नेक्स्ट कॉल जो उनसे मांगेगी उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अर्थात जो लोग आवेदन करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी उनको अलॉट ही अंशों का करे।
जैसे कोई चीज़ आप मांगे 100 यूनिट, किसी से आपने अपना एप्लीकेशन भरा कि मुझको 100 यूनिट या 100 शेयर दिया, मिस्टर ए ने 100 अंश मांगे कंपनी से आवेदन पे, तो कंपनी को पता हो गया कि ए ने कितने अंश मांगे हैं, 100 अंश मांगे हैं, 100 शेयर्स मांगे हैं। तो कंपनी इनको 100 दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। नहीं देने का मतलब है कि जो आवेदन पे कुछ राशि रहेगी, एक अंश पे मान लीजिए 2 रुपये है तो 200 दिए होंगे, नहीं देगी तो वो उस पैसे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। अर्थात कंपनी में जब लोग आवेदन करते हैं तो कंपनी को पता चल जाता है कि कौन कौन से लोग हमारे कंपनी के अंश को खरीद रहे हैं। फिर कंपनी उनसे फिर दोबारा काल का जब पैसा मांगती है तो अलॉटमेंट, तो कन्फर्म कब होता है कि आपको कन्फर्म कब हो गया, जब अलॉटमेंट हुआ। यही जब कंपनी आप अलॉटमेंट वाला ये पैसा मांगती है तब कंफर्म हो जाता है कि कंपनी किसको किसको अंश देगी, किसको देगी। आप आवेदन कर दिए, आपको रिजेक्ट कर दी, कंपनी की अथॉरिटी होती है कि आपको अलॉटमेंट करे या नहीं। तो कभी पूछा जाता है कब कंफर्म माना जाए कि अंशधारी को अंश मिल गया, अंशधारी उसमें अंशधारी हो गया, तो आप कहेंगे अलॉटमेंट जब क्लियर हो जाए, अलॉटमेंट कंपनी मांग दे। तो अर्थात जितने आवेदन होते हैं उतने अलॉटमेंट हो सकते हैं या उससे कम अलॉटमेंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, क्योंकि जो कोई मांगेगा 100 अंश तो 101 अंश उसको अलॉट किया नहीं जाएगा। तो अलॉटमेंट होने के बाद वो अंशधारी कंफर्म हो जाता है वो कंपनी में। जिसको कंपनी अलॉटमेंट नहीं करती है उसके आवेदन की राशि को कंपनी क्या कर देगी, जब भी कोई चीज़ आप आवेदन करेंगे कुछ एडवांस पैसा देंगे और वह संस्था आपको नहीं वह चीज़ देगी तो आपके पैसे को क्या करेगी, रिटर्न कर लेगी, रिफंड कर देगी, अर्थात वापस कर देगी। तो आवेदन के बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, एक काल है। एक टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं, इन अकाउंट्सों को हम लास्ट में कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये अकाउंट से क्या होते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। और सब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, सब हमारे कौन से अकाउंट्स है, पर्सनल, नोट कर लीजिएगा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, व्यक्तिगत खाता होते हैं। पूछ देता एप्लीकेशन कौन सा खाता है, अलॉटमेंट कौन सा खाता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड, जो भी आगे कॉल है। हाँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, कैपिटल और शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं, ये पर्सनल, ये खाते होते हैं, सभी पर्सनल के अकाउंट्स होते हैं पर्सनल। और सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जहाँ तक आपको कॉल करते हैं, किस्तों मांगते हैं, उसको हम कॉल, पहली कॉल को एप्लीकेशन, सेकंड कॉल, फिर आगे कॉल जुड़ता जाएगा। जो अंतिम कॉल होगी उसको उसके साथ हम फाइनल लगा देंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ए लिमिटेड इशूड 4000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ए लिमिटेड है, उन्होंने 4000 इक्विटी शेयर इशू किया मार्केट में, जनता में, पब्लिक, पेएबल एट एप्लीकेशन पे 4 रुपया, ठीक है, एप्लीकेशन पे कितना है, 4 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट शेष फर्स्ट बैलेंस तो टोटल 10 रुपया है, एट पार पे है तो यहाँ तक 7 है, तो बैलेंस यहाँ पे कितना होगा, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया। अब इसके बाद कोई कॉल नहीं है तो इसी को हम फाइनल कॉल कह देते हैं। तो 10 रुपया है। एप्लीकेशन रिसीव 4000 आपने इश्यू किया मार्केट में, 4000 इशू किया और 4000 के लिए कॉल आई और कंपनी ने 4000 के लिए अलॉट कर दिया। मतलब जितना आपने कॉल किया उतना ही कंपनी ने क्या किया, अलॉट कर दिया सबको। हम आगे इसके प्रॉब्लम में पढ़ाएंगे कि जितना आप निर्गमन करेंगे कम के लिए कॉल आएगी, ज़्यादा के लिए कॉल आएगी, या जो अलॉट कम करेंगे कुछ लोगों को वापस करेंगे, आगे के कंडीशन में आएगा। यहाँ पे क्या है, कंपनी ने 4000 इशू किए। अगर हिंदी में इसको लिखा जाए, ए लिमिटेड कंपनी ने 4000 क्षमता अंशों को निर्गमन किए। नोट कर लीजिएगा, क्षमता अंशों को क्या किया, निर्गमन किया। आवेदन पर हिंदी में लिख रहे हैं, आवेदन पे 4, आवंटन पर 3, शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पे, शेष प्रथम एवं अंतिम, जो काल लास्ट रहेगी उसी के साथ अंतिम याचना पर दे, अंतिम याचना पर दे है। दे का मतलब है मिला नहीं है। अब आगे क्या करा, द कंपनी मेड अलॉटमेंट, जितने 4000 अंशों के लिए आवेदन आए और कंपनी ने 4000 अंशों के लिए क्या किया, अलॉटमेंट कर दिया। आगे दिया है रिसीव 4000 शेयर, 4000 के अंदर मेड अलॉटमेंट और 4000 अंशों के लिए आवंटन भी कर दिया जिनका आवेदन आया था। ऑल अमाउंट रिसीव, 4000 अंशों पे आवेदन पे तो मिला ही, आवंटन और प्रथम काल पे पूरा पैसा मिल गया। कह रहा गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल एंट्री करिए, रोजनामचा करिए। आपको प्रश्न समझ में आ गया कि 4000 क्षमता अंश निर्गमन किए गए, आवेदन
आवेदन पे 4, आवंटन पे 3, प्रथम काल पे 3 रुपया है। अब हम इसका न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन लगाएंगे हम देखते हैं, ठीक है। चलिए हम एक जर्नल एंट्री क्या दिया, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो जनरल एंट्री हम लोग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। प्रोफार्मा तो अब जनरल एंट्री का जानता ही है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कहा, अलॉटमेंट पे दिया है आपका, अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे इसने दिया 4, अलॉटमेंट पे दिया 3 और कहा है शेष राशि फर्स्ट काल पे। तो शेष राशि कितना बनेगी, 4 3 7, 10 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बनेगी 3। शेष मतलब आप टोटल में से इसको बैलेंस को घटा देंगे तो शेष राशि बनेगी। और दूसरी चीज़ है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट काल, सेकेंड काल, थर्ड काल, जितनी भी काल है, जो राशि पे जिस काल पे अंतिम काल होगी उसी के साथ हम फाइनल शब्द जोड़ देंगे। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट काल समाप्त हो जाएगी इसलिए फर्स्ट काल को हम फाइनल काल कहेंगे। अगर सेकेंड काल रहती समाप्त होती तो फर्स्ट काल अपने जगह रहती, सेकेंड काल को हम फाइनल काल कहते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये देख लीजिए हम। अब जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री थोड़ा सा जगह कम है लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। कंपनी मार्केट में जनता में अंशों को निर्गमन किए तो लोग उसको आवेदन किए, संजोग से जितना 4000 का उन्होंने इशू किया, 4000 ही आवेदन आए। तो आवेदन आने का मतलब है कि केवल एप्लीकेशन नहीं, उसके साथ है कि आपको यहीं पे देखिए मैंने लिखा था कि एप्लीकेशन पे कै रुपये के जितने जो लोग अंश खरीदेंगे वो एक अंश पे कै रुपया देंगे, देखिए 10 रुपया, एक अंश पे 4 रुपया देंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आवेदन पे न्यूनतम एक अंश के मूल्य का 5% से कम नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो 10 का 4 कै परसेंट हुआ, 40% हुआ, तो 5% से ज्यादा है, अर्थात आवेदन पे एक अंश के मूल्य के 5% से कम की प्राप्ति, कम मूल्य नहीं होना चाहिए। तो संजोग से ज्यादा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कंपटीशन के एग्जाम में, आपको छोटी छोटी पॉइंट्स पता होना चाहिए। 4 रुपया, तो आप देखिए आवेदन लोग देते हैं तो आवेदन क्या देंगे, ऑनलाइन पैसे का ट्रांसफर करेंगे, चेक देंगे, ड्राफ्ट देंगे, ऐसे कंडीशन में पैसा देंगे तो कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो आवेदन कैसे मिलेगा, पैसा लोग देंगे। जैसे एक कंपनी है और इसने पब्लिक में जनता में निर्गमन किया, लोगों ने आवेदन किया, आवेदन के साथ 4 रुपये के रेट से अंश, जैसे किसी ने 20 अंश किया तो 20 चौक को 80 रुपया देगा, किसी ने 100 अंश खरीदा तो 400 रुपया देगा, मतलब टोटल 4000 अंश कंपनी के आवेदन आए तो 4000 गुणे 4 बराबर 16000 रुपये कंपनी को मिले। तो अधिक कंपनी में चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर होता है तो बैंक बैलेंस होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक व्यक्तिगत खाता है या बैंक एक असेट्स के हिसाब से, असेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। जिस कंडीशन में बैंक रिसीवर हो जाएगा तो वो पर्सनल अकाउंट से डेबिट है, या एक कंडीशन होगी कि असेट्स जब भी डेबिट करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, क्रेडिट करते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में मैंने प्रीवियस में आपको बताया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कंपनी बैंक में बढ़ेगा। 2 शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मैंने अभी बताया व्यक्तिगत खाता होता है। शेयर एप्लीकेशन इज द नेम, इंडिकेट द नेम ऑफ द शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के नाम को इंडिकेट करता है। मान लें जैसे 4000 अंश खरीदने वाले 200 लोग हैं, 200 लोगों ने मिलकर 4000 अंश लिए, किसी ने 100 लिया, किसी ने 20, किसी ने 40, जैसे भी लिए, तो 200 गिवर है। अब पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर है। तो अब 200 लोगों के यहाँ नाम हम नहीं लिख सकते, इसलिए 200 लोगों के नाम के जगह एक टेम्पररी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एप्लीकेशन का नाम डालते हैं। हाँ, एप्लीकेशन के साथ हम इस जनरल एंट्री के साथ कंपनी में एनेक्चर लगा देते हैं, 200 लोगों का नाम हम वहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम डेटर्स और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो क्या है, अमाउंट रिसिप्ट, रिसिप्ट होगी ऑन कितने पे, 4000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 4 ईच, 4 पे। अब देखिए इक्विटी शेयर अगर नाम दे दिया तो नाम जोड़ दीजिए, इसके साथ इक्विटी जोड़ना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नहीं है तो केवल शेयर एप्लीकेशन। तो 4000 गुणे 4 बराबर आपको कितना पैसा मिला, 16000, 16000 रिसीव हो गया। फिर ये मैंने अभी बताया शेयर एप्लीकेशन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, ट्रांसफर शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर्ड 16000 रुपये ट्रांसफर हो गया। देखिए ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, इसके अकाउंट्स क्या हो गया, बंद। अगर इन दोनों को आप कंबाइंड करेंगे, इन दोनों एंट्रियों को आप मिला देंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट्स क्या हो गए, क्लोज्ड। जितने से डेबिट, 16000 से क्रेडिट और 16000 से डेबिट, अकाउंट क्लोज होने का नियम, कोई भी अकाउंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट है तो अकाउंट
विल बी क्लोज्ड। तो आप देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। अब आप कंपनी को पता चल गया कि कौन कौन से लोग अंश लेंगे, तो कंपनी अब मांगेगी, क्योंकि उसको 16,000 रुपये मिल गया। मान लीजिए 200 अंशधारी, 200 अंशधारियों ने 16,004 के रेट से 16,000 रुपया कंपनी। अब कंपनी को पता है कि वो 200 लोग कौन हैं, 300 भी हो सकते हैं, जितने लोग मिलके शेयर लिए हैं। ऐसा नहीं कि जितने शेयर्स हैं उतने ही अंशधारी हैं, ऐसा नहीं। 4,000 लोग हैं तो 200 लोग मिल के 4,000 लें, 300 लोग मिल के 4,000 लें, 100 लोग मिल के 4,000 अंश ले लें। तो अब कंपनी को पता हो गया कि कौन, अब कम आवेदन आ गया, अब कंपनी को पता होगा कि कौन कौन से लोग अंश खरीदेंगे, तो कंपनी फिर उनसे मांगेगी कुछ समय बाद, जो भी समय रहेगा, पार्षद अंतर नियम में सब रहता है, फिर मांगेंगी, इनसे मांगेगी। तो उसको बोलेंगे, मांगने को बोलते हैं अलॉटमेंट। तो आप एंट्री क्या, अब मांगना तो ड्यू करना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए एंट्री कैसे बनी, शेयर अलॉटमेंट पर्सनल अकाउंट, आप बहुत लोग रट लेते हैं बस एंट्री यही, ऐसा नहीं, पर्सनल अकाउंट्स है। और किसी भी व्यक्ति से आप मांगेंगे पैसा तो उसको डेबिट अपनी पुस्तकों में करेंगे, उसको ड्यू करेंगे, डेटर्स को क्रिएट करेंगे, ड्यू बोलते हैं। ड्यू का मतलब होता है मांगना। ड्यू ऑन 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, कितना है अलॉटमेंट पे, 3 ईच। ड्यू करना, मांगना। तो जैसे राम से आपको पैसा मांगना है, जैसे मान लें आपने राम के यहाँ, राम के घर पे आपने काम किया, उसने मजदूरी नहीं दिया, तो अगर हम अपने पुस्तकों में एंट्री करेंगे तो राम डेबिट टू वेजेस, ड्यू कराएंगे। फिर राम नेक्स्ट बाद में जब भी पैसा देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ड्यू। किसी से मांगना हो अधिक तो उसको पहले हम डेबिट करते हैं, ड्यू करते हैं, फिर वो पैसा देता है तो उसका अकाउंट्स क्लोज हो जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस क्या है कि देखिए इसमें पहले रिसीव हो जा रहा है, बाद में ट्रांसफर हो रहा है। और अब यहाँ पे हम मांगेंगे, क्यों यहाँ पहले मांगे नहीं थे? क्योंकि हमको पता नहीं था कि कौन कौन से लोग कंपनी के अंश को परचेज करेंगे। अब यहाँ पता हो गया तो अब हम पहले मांगेंगे, रिसीव होगा, मांगेंगे, रिसीव होगा, मांगेंगे, रिसीव होगा, ये प्रोसेस हमारा चलेगा। इससे थोड़ा सा डिफरेंसेज होता है एप्लीकेशन से, ठीक है। अब मांगेंगे तो 4,000 शेयर 3 के रेट से, तो यहाँ पे इक्विटी शब्द आप जोड़ सकते हैं, इक्विटी शब्द जोड़ सकते हैं। यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल जगह नहीं है, इक्विटी शब्द, यहाँ प्रेफरेंस आता है, प्रेफरेंस से क्या, शेयर कैपिटल तो हमेशा रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब 4,000 गुणे 3 कितना मांगा जाएगा? 12,000 मांगा जाएगा। फिर वो कह रहा है कि सभी लोगों ने पैसा दे दिया, आगे की कंडीशन में सभी लोग नहीं देंगे, लेकिन यहाँ सभी लोगों ने पैसा दे दिया, तो पैसा मिल गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, या बैंक रिसीवर है, बैंक क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर को जोखिम का अंश कहते हैं, जो मेन ओनर कंपनी के माने जाते हैं। तो आप यहाँ पे करिए 12,000 रुपया हो गया, रिसीव हो गया, यहाँ नरेशन लगिए, रिसीव्ड ऑन 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। अब अलॉटमेंट का हो गया, अब इन दोनों को कंबाइंड एंट्री करिए, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट के खाते क्या हो गए? बंद हो गए, तो एंट्री क्या निकली? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब चलिए इसी तरह फर्स्ट कॉल पे भी ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल के बाद कोई भी कॉल नहीं है तो आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके बाद कोई कॉल नहीं तो उसके साथ फाइनल शब्द जोड़ देते हैं। किसका पैसा आप मांग रहे हैं? से अब फर्स्ट कॉल का भी मांगेंगे ना, जो भी समय 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद आप मांगेंगे। जो पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो टर्म एंड कंडीशन दी रहेगी, या कंपनी एक्ट में जो भी है उसके अनुसार आप मांगेंगे। तो आप मांगे ड्यू ऑन 4,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच, तो मांगे 4 3 12,000, ठीक है। अब इसका रिसीव भी हो गया, क्योंकि कह रहा पूरा रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शंस होता है, कैश से गबन होने की संभावना होती है, फ्रॉड होने की संभावना होती है। आज पूरे बैंकिंग कंपनी में बैंक का ही ट्रांजैक्शंस होता है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का अब डाल देंगे, कितना हो गया? 12,000। देखिए एंट्री समाप्त। फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं, इसको भी आप यहाँ पे कंबाइंड करिए। फर्स्ट कॉल यहाँ पे क्रेडिट है, फर्स्ट कॉल यहाँ पे डेबिट, इसके अकाउंट बंद, तो दोनों को मिलाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आप पूरे यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ से स्टार्ट करिए, तो शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट विल क्लोज्ड, शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट्स क्लोज, शेयर फर्स्ट कॉल के अकाउंट क्लोज। तो बचे क्या आपके पास है? बैंक का बचा और शेयर कैपिटल का बचा है, ठीक है।
और अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें, ध्यान से देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है। मान लीजिए ये हमारे असेट्स हैं और ये लायबिलिटीज, तो शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल के हेड में चली जाएगी और बैंक चला जाएगा करेंट असेट्स में, असेट्स की तरफ। अर्थात एक तरफ कैपिटल बढ़ी और एक तरफ हमारे असेट्स बढ़े, करंट असेट्स बढ़ा बैंक, तो दोनों अकाउंटिंग क्वेश्चन से दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, बैंक बैलेंस असेट्स की तरफ बढ़ा और कैपिटल बढ़ी, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज की तरफ क्या बढ़ी, कैपिटल बढ़ी, तो असेट्स और टोटल एंड कैपिटल लायबिलिटीज क्या हो गए, बराबर। आगे के क्लासेज में आपको कंपनी के बैलेंस शीट में इसके इफेक्टिंग प्रत्येक क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपको बताई जाएगी, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, अब मेहनत करिए, आपको छोटी छोटी बातें इसमें पूरी चीज़ें बताई गई है। अभी आपसे पूछ जाएगा शेयर अलॉटमेंट कौन सा खाता है, पर्सनल। शेयर फर्स्ट कॉल कौन सा खाता है, पर्सनल। शेयर कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, और आप इस एंट्री को ज़्यादा रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट से समझेंगे कैसे डेबिट हुआ। किसी से पैसा मांगा जाता है तो उसको डेबिट किया जाता है, हाँ किसी को पैसा आपको देना है तो उसको क्रेडिट किया जाता है ड्यू की कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसे ध्यान दीजिए। आप एंट्री हो गई, आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ये अच्छे क्लासेस थे। ठीक है, अभी ऐड पार पे एक दो सवालें और चलेंगे, आपको पूरी चीज़ आपको पता चल गई होगी कि एकाकी व्यापार साझेदारी में क्या अंतर था, तो कंपनी बनी, कंपनी कैसे अंशों का निर्गमन करती है, क्या प्रक्रिया अपनाती है, कैसे जर्नल एंट्री होती है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होती है, पूरी चीज़ आपको बताया गया। आज का एक बढ़िया क्लास है, आप बढ़िया से पढ़िए, आपके लिए मेहनत किया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए। ओके, बाय।